नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मोदी सरकार का ऑपरेशन गंगा और तेज कर दिया गया है। भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए रोमानिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। आज स्टूडेंट्स की घर वापसी होगी। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर आज यूपी में 7वें चरण के लिए पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज में जनसभाएं करेंगे। डबल इंजन सरकार के काम गिनाए जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर यूपी में 7वें चरण के लिए धुआंधार प्रचार किया जाएगा। राजनाथ सिंह मिर्जापुर, सीएम योगी 3 जिलों में मोर्चा संभालेंगे। अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी भी चुनावी सभा करेंगी। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी का एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में बैठक के बाद गृह मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं। छात्रों के परिजनों से पुलिस अधिकारी मिले। तो पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार 7वें दिन भी जारी है। इसी बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी को लेकर अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसे ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया है और वायुसेना में इसे शामिल कर लिया गया है। वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान C-17 बुधवार सुबह 4 बजे हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ। ये विमान रोमानिया पहुंचेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अपनी पहली उड़ान में ही 400 से ज्यादा भारतीय छात्रों को ये विमान एयरलिफ्ट करके बुधवार शाम तक भारत ला रहा है। इसी बीच भारतीयों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची, जहां पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत किया। उधर ऑपरेशन गंगा की निगरानी के लिए रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां इंतजार कर रहे भारतीयों से बात की। वो रोमानिया और मोल्डोवा के राजदूत से भी मिले। सिंधिया ने बताया कि मोल्डोवा को बॉर्डर की भारतीयों के लिए खोल दिया गया है, जहां पर पहुंचने वाले भारतीयों के ठहरने का भी इंतजाम कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जुड़ गए हैं। जी अमरदीप जी, रूस यूक्रेन के युद्ध का 6वां दिन है और संयुक्त राष्ट्र में ये कहा गया है कि वो सीज फायर रोक दे, उसके बाद वार्ता यहाँ पर होगी। तो कैसे देखे इसे? देखिए, जिस तरह रूस जो है यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है और जिस तरह कीव में जो विध्वंस मचाया हुआ है, उस तरह लगता है कि रूस जो है बहुत जल्दी ही कीव पर कब्जा कर लेगा। और जिस तरह वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, नाटो, अमेरिका सारे मिलकर रूस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बेसिकली इकोनॉमिक सैंक्शन जो लगा रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा रूस पे फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पुतिन जो है वो कहते हैं कि हाँ इसकी तैयारी इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने इसकी तैयारी पहले से की हुई है। ही नोज कि इस तरह का यदि अटैक करेंगे तो उनके ऊपर उस तरह की सैंक्शन लगने वाली है, तो उस तरह की प्रिपरेशन उन्होंने की हुई है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका सेना यूक्रेन में नहीं उतरेगी, अदरवाइज दे आर सपोर्टिंग फुली फ्रॉम मटेरियल, इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट पूरा दे रहे हैं, लेकिन फिजिकली जब तक नहीं उतरते हैं तो ये युद्ध जो है बायलैटरल ही चलता रहेगा। और लेट्स सी कि हाउ लॉन्ग यूक्रेन टेक्स इन द फाइटिंग। बिल्कुल अमरदीप सर, ऑपरेशन गंगा में भी तेजी ये सरकार ने ला दी है। वहां से भारतीयों को निकालने के लिए अब वायुसेना की भी एंट्री उसमें हो गई है। पहला विमान भी यहां से निकल गया है, तो कितना फायदेमंद ये साबित होगा? देखिए, वायुसेना का जैसे C-17 जो ग्लोब मास्टर जो एयरक्राफ्ट भेजा है, ये डबल डेकर और ज्यादा कैपेसिटी वाला जहाज होता है, तो एक बार में ही 400 प्लस जो है जो निवासी हैं भारतीय, उनको लाया जा सकेगा, तो उससे तेजी आ जाएगी। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अभी भी यूक्रेन और पोलैंड और रोमानिया इनके बॉर्डर्स पर फंसे हुए हैं, अंदर शहरों में भी फंसे हुए हैं। अभी तक उनके निकलने की समस्या जो है वो नहीं सुलझ पाई है। हालांकि भारतीय सरकार की तरफ से काफी प्रयास किया जा रहा है कि उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग, जैसे कल खबर में था कि एक स्टूडेंट जो है वो क्रॉस फायरिंग में उसकी डेथ हो गई। तो ये है कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं और जो युद्ध की विभीषिका है उसको वहां झेल रहे हैं, उनसे निकल नहीं पा रहे सभी लोग। अंशुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद अमरदीप सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए।
तो आज शाम तक एक विमान लौट आएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कई भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। फिलहाल सरकार ने ऑपरेशन गंगा में तेजी ला दी है और आज शाम तक एक विमान और जो है वो भारतीयों को लेकर लौट आएगा। भारत का ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है। भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए रोमानिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री संध्या। आज सैकड़ों स्टूडेंट्स की घर वापसी होगी। ऑपरेशन गंगा में वायुसेना को भी शामिल कर लिया गया है। हिंटन एयरबेस से रवाना हुआ वायुसेना का ट्रांसपोर्ट C-17। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूपी में 7वें और आखिरी चरण में होने वाले मतदान को देखते हुए पीएम मोदी मैदान में उतर गए हैं। पीएम मोदी आज सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पहले सोनभद्र जाएंगे, इसके बाद गाजीपुर जाएंगे। जिले में वो चुर्क स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तय की गई समय सारणी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी जिले में लगभग 65 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हेलीपैड से उतरने, जनसभा को संबोधित करने और यहां से वापस होने तक का समय शामिल है। इसको देखते हुए जहां जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस महकमे ने जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण के चुनाव के प्रचार के लिए लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। 7वें चरण के लिए रणनीति भी बनाएंगे। सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज में करेंगे सभाएं। 5 दिवसीय यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज यूपी में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां भी देखने को मिल रही हैं। 7वें चरण के लिए अब रणनीति बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, पूर्वांचल को साधने के लिए पूरी तरीके से ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना झोंकेंगे। हालांकि 5 दिवसीय दौरा है और यहाँ 5 जिलों को साधेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, जहाँ मोदी का लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और 2 मार्च को सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज में रहेगा, उसके बाद गाजीपुर पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 मार्च को जौनपुर और चंदौली में रहेंगे, यानी बनारस मंडल में रहेंगे, जिनका यहाँ पर इनका संसदीय क्षेत्र है। उसके बाद वो 4 मार्च को मिर्जापुर जाएंगे, तो मिर्जापुर को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आखिरी छोर मिर्जापुर है ये, और यहाँ पर 7वें चरण का मतदान होना है। अब 7वें चरण को लेकर पूरी ताकत देखा जाए तो प्रधानमंत्री झोंक रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ पर अभी 6ठे चरण का मतदान होना है। अब 6ठे चरण का जो पूर्वांचल का जो मतदान होना है वो गोरखपुर आसपास मंडल का है। इसके बाद अब आएगा 7वां चरण। तो लास्ट जो चरण है उसमें प्रधानमंत्री इन सभी जो विधानसभा क्षेत्र है, जो जिला है, उसे साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि पीएम मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, अमित शाह भी है, जेपी नड्डा है, तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ये तमाम लोग जो है अपनी पूरी ताकत इस पूर्वांचल के आखिरी छोर में और आखिरी जो चरण है उसमें झुकते हुए नजर आएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के देखिए, अगर सुरक्षा की बात करेंगे तो इन चारों जिलों में पूरी तरीके से जो एसपीजी है वो पहले से पहुंच गई है और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था उसे अपने हैंड ओवर कर लिया है। इसके अलावा प्रशासन, निर्वाचन अधिकारी, तमाम लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लग गए, क्योंकि सोनभद्र आखिरी छोर है। इसके अलावा गाजीपुर है जो आजमगढ़ में आता है, इसके अलावा चंदौली, जौनपुर है, मिर्जापुर है। तो ये इस मंच से ये भी देखने वाली बात हो कि क्या कुछ खास बात प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि आखिरी छोर है, ऊपर से गाजीपुर भी जा रहे हैं, जहाँ पे आजमगढ़ का ये क्षेत्र है जहाँ पर बुलडोजर सबसे ज्यादा चला है। तो ऐसे में कहने के बुलडोजर की बात जरूर आती है। सोनभद्र की बात करें, सोनभद्र की हिंसा जो हुई थी, जिसमें प्रियंका गांधी ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, तो तमाम उस वोटरों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे। उस डबल इंजन की सरकार की बखान हर मन से वो करते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि प्रधानमंत्री की जनसभा के बाद क्या कुछ विपक्ष का रिएक्शन होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल
अखिल जी, मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के कई और दिग्गज नेता भी इस गढ़ को जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो यूपी से ही होकर गुजरता है, और अगर यूपी को जीतना है तो पूर्वांचल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये पुरानी कहावत है कि दिल्ली को जीतना है तो उत्तर प्रदेश जीते और उत्तर प्रदेश को जीतना है तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल को जीतना पड़ेगा। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा 160 सीटें से ज्यादा सीटें हैं, तो ऐसे में पूर्वांचल में चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। हालांकि 7वां चरण लास्ट चरण है, देखिए राजनाथ सिंह का भी आज दौरा पूर्वांचल में है, मिर्जापुर में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री खुद 4 जनसभाएं 4 जिलों में करेंगे, चाहे वो जौनपुर हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, सोनभद्र हो, ये तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है, जिला है, उससे साधने की कोशिश प्रधानमंत्री भी करेंगे। प्रधानमंत्री को ये पता है और बीजेपी को ये पता है कि अगर हम पूर्वांचल हार गए तो निश्चित तौर पर सत्ता में आने में मुश्किल होगा, और सत्ता में अगर 2022 में मुश्किल होगी तो कहीं ना कहीं 2024 भी खतरे में आएगी। तो ऐसे में इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान जो ले रखी है, अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है, और मुख्यमंत्री खुद पूर्वांचल यानी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार उनका खत्म हो गया है गोरखपुर में, अब पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी ताकत वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तमाम लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल की जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं जो वहाँ पे सहयोगी दल है, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, विपक्ष की बात करें अखिलेश यादव के साथ, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या सुनील प्रसाद मौर्य हो, ये तमाम लोग जो है ना वो पूरी ताकत आज पूर्वांचल में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई जनसभाएं आज भी लगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई अन्य विपक्ष की भी लोगों की जनसभाएं पूर्वांचल को लगी। बिल्कुल अखिल जी, पूर्वांचल में सभाएं तो लगातार की जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, तो ये जितने भी दिग्गज हैं ये मैदान में उतर गए हैं, तो किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल की बात करें तो पूरी तरीके से जब सत्ता पक्ष उतरता है तो विपक्ष की जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत झोंकता नजर आएगा। हालांकि जब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं मिर्जापुर में, आज राजनाथ सिंह भी हैं, इसके अलावा कल नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री की जनसभाएं लगी, अमित शाह का भी लगी। और विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, प्रियंका गांधी हो। प्रियंका गांधी को देखिए पूरी तरीके से सोनभद्र को साधने की कोशिश करेंगे। जिस तरह सोनभद्र में घटना हुई उसके बाद प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा विपक्ष की भूमिका निभाई थी, तो इसलिए माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव अपने सहयोगी दल जो है, ओम प्रकाश राजभर है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, ये निषाद पार्टी के, तो ये तमाम लोग जो है वो सहयोगी दल के साथ भी अपनी अपनी जनसभाएं करते नजर आएंगे। और बखान, क्योंकि विपक्ष को ये देखने को मिला है कि सत्ता पक्ष को घेरती नजर आ रही है और हर सवाल, हर जो बखान करती नजर आ रही है तो उसका कटाक्ष करती भी विपक्ष सामने नजर आ रही है। बिल्कुल अखिल जी, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष तो उतर आया है और उसके बाद कई तरीके का माहौल भी जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी अगर कुछ राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना है कि कांग्रेस को अभी भी अपनी जमीन को मजबूत करना चाहिए, और अगर ये चुनाव देखा जाए तो इसमें कांटे की टक्कर जो देखी जा रही है वो सपा और बीजेपी के बीच में देखी जा रही है, तो इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, हर जगह चाहे वो पश्चिमी यूपी हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, पूर्वांचल हो, ये तमाम जगह जो सबसे ज्यादा लड़ाई देखी गई वो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पे हर जगह पूर्वांचल में भी अगर लड़ाई देखी जा रही है तो वहाँ सपा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि कई सीटों पे बसपा और कांग्रेस मजबूती से भी लड़ रही है, लेकिन मुख्य रूप से जो भी लड़ाई जहाँ भी नजर आ रही पूर्वांचल में वो सपा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि अब यहाँ सबसे ज्यादा बीजेपी के भी और समाजवादी पार्टी के भी सहयोगी दल है, तो वो भी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विधानसभाओं में कहीं ना कहीं मजबूती से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी ताकत जो है वो झोंकते नजर आ रहे हैं। और पूर्वांचल अगर हार गए तो कहीं ना कहीं दिक्कत सत्ता बनाने में होगी, ये सभी को पता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आज पूरी ताकत 3 दिन बचे हैं आखिरी छोर को लेकर, तो वो ताकत हर दल यहाँ पर करते नजर आएंगे। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज में जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। पूर्वांचल को जीतने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई दिग्गज नेता और जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। चलिए बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज अब दम दिखाते हुए नजर आएंगे। आज प्रचार के लिए ओवैसी, प्रियंका गांधी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक मैदान में उतरेंगे और इससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़नी तय है। प्रत्याशी स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं और जल्द ही जिले में अखिलेश यादव के न आने की भी संभावना है। आपको बता दें कि 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान में 5 दिन शेष है और अब सभी राजनीतिक दलों का फोकस इसी चरण पर है। और इस चरण में सर्वाधिक 10 सीटें आजमगढ़ के जिले से हैं और जिले में 36 लाख मतदाताओं को साधने के लिए ओवैसी, प्रियंका गांधी से लेकर योगी तक जिले में पहुंच रहे हैं, यानी जंग छिड़नी लगभग तय है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। जी अविरल, अब यूपी में प्रचार युद्ध जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी भी यूपी दौरे पर है, आज अखिलेश यादव की भी कई जगह जनसभाएं हैं और बीजेपी तो लगातार मैदान में है ही। तो जो युद्ध है वो छिड़ना लगभग तय माना जा रहा है, कैसे देखें इसे? जी अंशुल, देखिए जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी दम के साथ ही प्रचार किया है और लगातार अभी अंतिम चरण का में गया है कि कोई भी पार्टी किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं करनी चाहती है। तो सारी पार्टियां दम लगाकर ही अंतिम चरण को बिल्कुल अपनी दम की कोशिश करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत की चाबी के तौर पर वो पूरी तरीके से वोटर से काम कर रहे हैं। अभी जितना भी पार्टियां थी सभी पार्टियों में बड़े बड़े नेताओं ने जनता को बताया है कि उनकी पार्टी यदि काम तो किस तरीके से जनता का किसमें बदलाव होने वाला है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार देश के प्रधानमंत्री से लेकर और कार्यकर्ता तक पूरी होती हुई है। पार्टी की अगर प्रमुख अखिलेश यादव जी अपने सहयोगी समाज को वोटिंग को विधान में काम किया है और अपनी सरकार बनते हुए दावे करने का भी काम किया है अभी प्रेसिडेंट ने। वहीं पर अगर बसपा की बात करें तो बसपा ने भी पूरी तरीके से मदद की हुई है अपने सहयोगी दलों की फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन दल का मतलब उनके जो सहयोगी साथी हैं उनको पूरी तरीके से बात किया है और जनता ने वोटर को लुभाने की कोशिश की है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने भी खासा मेहनत करी है। अब देखने वाली बात यह है कि 2022 के चुनाव में जनता किसको उनकी नेता और मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो ताज है वो किसको बनाने की कोशिश की पहनाएंगे। तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने लगाया और राजनीतिक प्रचार है वो अब अंतिम। ऐसे में कोई पार्टी करेगी नहीं चुनना चाहती। बिल्कुल अविरल, लेकिन अगर जिस तरीके से ये चुनाव युद्ध को अगर देखा जाए तो किसमें कांटे की टक्कर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है? क्योंकि सभी जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं और लगातार जनता से संवाद जो है वो भी स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, सीधे तौर पर जब से शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में चुनाव के, तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन के एक रणनीति था। सीधे तौर पर उन्होंने गठबंधन किया था, उनसे गठबंधन किया था। तो छोटे छोटे दलों को लेकर बड़ी अपनी थी 2022 के विधानसभा के लिए। और देखा जाए तो पार्टी इनके चालक कहे जाने वाले मंत्री अमित शाह ने भी शुरुआत की थी और जनता थी कोशिश की थी। जनता बताने का काम किया था 2022 के विधानसभा चुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। जिस तरीके से हमारी सरकार ने मामलों पर कार्यवाही करी थी, की बात करी थी, चुनाव के लिए बात करी थी, ने जो पहले भ्रष्टाचार करने का काम किया है, तो तमाम बातें इसके बाद में देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो फैसले लिए का फैसला रहा हो, तो बिहार के कानून बनाने की बात रही हो, तो तमाम तरीके से जनता को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अधिक जीती है। अब सीधे तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बिल्कुल अविरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने की और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग को अहम निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद गृह विभाग ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मुलाकात करें। दरअसल यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार ऑपरेशन गंगा चलाकर उन्हें वहीं से एयरलिफ्ट करने का काम कर रही है। हालातों को देखकर भारत में छात्रों के परिजनों की चिंता लगातार बढ़ी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग को एक अहम निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद गृह विभाग ने अपने अधिकारियों को यूक्रेन में फंसे बच्चों के परिजनों से मिलने के लिए कहा है। तो ऑपरेशन गंगा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का फोकस लगातार नजर आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। गृह मंत्रालय को उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस से भी कहा है कि वो छात्रों के परिजनों से मिले
और उनसे जानने की कोशिश करें कि किस तरीके के हालात अभी देखने को मिल रहे हैं। और लगातार जो भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उन्हें लाने के लिए अब एक्टिव मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग को एक अहम निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद गृह विभाग ने अपने अधिकारियों को आदेशित किया है कि वो यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मुलाकात करें। दरअसल यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार ऑपरेशन गंगा चलाकर उन्हें वहीं से एयरलिफ्ट करने का काम कर रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।